तो हम यहाँ केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस चैप्टर के कुछ और कंसेप्ट को देखेंगे। अब हम यहाँ एक नए टॉपिक को शुरू करेंगे जिनका नाम है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं? अगर आप थोड़े पिछले वीडियो को देखे हो तो मैंने कहा था कि वेपर प्रेशर एक सॉल्यूशन का इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि मैंने इसमें कौन सा सॉल्यूट मिलाया है, लेकिन इस बात पर डिपेंड करता है कि मैंने इसमें कितना सॉल्यूट मिलाया है। फॉर एग्जांपल कि हमारा ये वाटर है, प्योर वाटर, ये क्लोज कंटेनर है। एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड हमें क्या पता है कि एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इनका वेपर प्रेशर है 17.5 mm ऑफ मरकरी। इतना वेपर प्रेशर इस वाटर के सरफेस पे लगता है। अगर मैं इस सेम 20 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर पे मैं अगर 1 मोल ऑफ सुक्रोज डाल दूँ, ठीक है, मतलब अब ये क्या बन गया, अब ये वाटर नहीं है, अब ये वाटर प्लस सुक्रोज का एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो क्या अब इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? अब ये इनका वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो हमने ये देखा कि जब भी हम कोई भी सॉल्यूट मिलाएंगे अपने सॉल्वेंट में तो इनका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। तो ऑब्वियसली ये 17.5 नहीं होगा, उससे कुछ कम होगा। फॉर एग्जांपल पकड़ लेते हैं कि 16.5 mm हो गया, ठीक है। हमने कितना सॉल्यूट यहाँ मिलाया? फॉर एग्जांपल लेते हैं कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट हमने मिलाया। हमारा सॉल्यूट क्या है यहाँ पर? सुक्रोज। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर कम हो गया। अब हमने ये कहा था कि 1 मोल ऑफ सुक्रोज मिलाने से वेपर प्रेशर कम हुआ। अगर 1 मोल ऑफ सुक्रोज के जगह मैं 1 मोल ऑफ यूरिया मिलाता या 1 मोल ऑफ कोई NaCl मिलाता, सॉल्ट, तो भी हमारा वेपर प्रेशर इतना ही कम होता, इतना ही। क्योंकि वेपर प्रेशर जो कम हो रहा है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि मैंने कौन सा सॉल्यूट मिलाया है। इनमें मैंने नेचर ऑफ द सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करता। मैंने इनमें सुक्रोज मिलाया है वाटर में, कि मैंने वाटर में यूरिया मिलाया है, कि मैंने वाटर में NaCl में मिलाया है, ये इस पर डिपेंड नहीं करता। इस पर डिपेंड करता है कि मैंने इसमें कितना यूरिया मिलाया है या कितना NaCl में मिलाया है या कितना सुक्रोज मिलाया है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, कोई भी प्रॉपर्टी जिनमें इस फैक्टर पे वो डिपेंड नहीं करते कि कौन सा या नेचर क्या है सॉल्यूट का, बल्कि इस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं कि कितना क्वांटिटी है उस सॉल्यूट का। इस टाइप के प्रॉपर्टीज़ को ही हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। देयरफॉर हमारा जो भी सॉल्यूशन के ये प्रॉपर्टी है, वेपर प्रेशर वाले प्रॉपर्टी है, वो भी एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में आता है, वेपर प्रेशर। क्योंकि वेपर प्रेशर इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि कौन से नेचर का मैंने सॉल्यूट इसमें मिलाया है। वेपर प्रेशर इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि मैंने कितना सॉल्यूट मिलाया है। तो वैसे हमारा वेपर प्रेशर एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ क्या लिखा है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन, कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन दैट डिपेंड्स अपॉन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स टू द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो ये सॉल्यूट पार्टिकल कितना है और सॉल्वेंट पार्टिकल्स कितना है, इनके रेशियो पे डिपेंड करता है, ठीक है, पार्टिकल्स के रेशियो पे, ठीक है, ऑफ द इन द सॉल्यूशन, एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट। इस सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता, इस पर डिपेंड करता है कि कितना मैंने ये मिलाया है कितने वाटर में। तो इस सॉल्यूशन में हमारे सॉल्यूट का कितना क्वांटिटी है और सॉल्वेंट का कितना क्वांटिटी है, कितने पार्टिकल्स, ये सॉल्यूशन जो बना है इनमें तो पार्टिकल्स है छोटे छोटे, तो कुछ पार्टिकल्स होंगे इनमें सॉल्वेंट के, वाटर के, कुछ पार्टिकल्स होंगे इनमें सुक्रोज के, उनके रेशियो पे। मतलब मान लीजिए कि हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सुक्रोज है n सुक्रोज और नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर है n वाटर। तो इस रेशियो पे डिपेंड करेगा कि हमारा वेपर प्रेशर इस सॉल्यूशन का क्या होगा इस सरफेस के ऊपर, ना कि इस पर डिपेंड करेगा कि मैंने कौन सा सॉल्यूट इनमें मिलाया है, क्या मैंने सुक्रोज मिलाया है, क्या मैंने यूरिया मिलाया है, कि मैंने NaCl मिलाया है। तो इस टाइप के प्रॉपर्टीज़ को सॉल्यूशन के कहते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो वेपर प्रेशर एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन का। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट जो है इस सॉल्यूशन का भी कुछ, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वैसे इस सॉल्यूशन का भी कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा कि कोई एक टेम्परेचर में सॉल्यूशन जाकर बॉयल करने लगेगा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट जो है सॉल्यूशन के, वो भी एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में आते हैं। और क्या, फ्रीजिंग पॉइंट भी सॉल्यूशन का एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में है।
और एक प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इस सारे के बारे में हम डिटेल में फिर से पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे, और इसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और भी बहुत सारे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ होते हैं, लेकिन हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इस 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे सॉल्यूशन के, कि सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि मैंने कौन सा नेचर ऑफ सॉल्यूट मिलाया है इस सॉल्यूशन में, इस बात पर डिपेंड करता है कि मैंने कितना सॉल्यूट मिलाया है इस सॉल्यूशन में। वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट भी सेम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, फ्रीजिंग पॉइंट भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और ऑस्मोटिक प्रेशर भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ओके, अब ये देखा गया है कि सॉल्यूट मिलाने पर क्या हो रहा है, हमारा वेपर प्रेशर सॉल्यूट मिलाने पर डिक्रीज़ होता है, ठीक है ना। तो जैसे अगर प्योर सॉल्वेंट था तो इनका वेपर प्रेशर जो भी था, इस सॉल्वेंट में मैंने कुछ मिला दिया, मान लीजिए मैंने इनमें सुक्रोज मिला दिया या NaCl मिला दिया या मैंने यूरिया मिला दिया, तो इनका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। ओके, तो इसे ही हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब कि ओरिजिनल सॉल्वेंट जो थे, प्योर सॉल्वेंट, उससे उसके कंपैरिजन में जब सॉल्यूशन बना दिया गया है तो इनका वेपर प्रेशर कम हो गया, तो इसे ऐसे कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हो जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट, वो क्यों इंक्रीज होंगे, क्या होगा, वो हम सब पढ़ेंगे अभी। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में क्या है कि इसे कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो जब प्योर सॉल्यूशन है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट है या वाटर है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैंने जैसे इनमें कुछ मिला दिया, अब इनका बॉइलिंग पॉइंट 100 नहीं रहा, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा कुछ हो जाएगा कि 110 या 115, उस टेम्परेचर में जाकर ये सॉल्यूशन बॉयल करेंगे, तो ये ऐसा हुआ। फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। और जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा प्योर वाटर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में फ्रीज हो जाते हैं। लेकिन मैंने अगर एक सॉल्यूशन बना दिया वाटर का, ठीक, कुछ इनमें मिलाकर, कोई सॉल्यूट इनमें मिलाकर मैंने एक सॉल्यूशन बना दिया, तो अब ये वाटर का अब ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या 0 ही रहेगा, नहीं, ये क्या होगा, कम हो जाएंगे। डिप्रेशन लिखा है ना, डैट मीन्स इट विल डिक्रीज। तो अब वाटर हो सकता है 0 डिग्री पर फ्रीज ना होकर -10 डिग्री पर फ्रीज हो, तो इसे कहते हैं डिक्रीज इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ऑस्मोटिक प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो इसे देख लेंगे। अभी फ़िलहाल हम ये वाले टॉपिक को, जिसे कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसे हम डिटेल में देखते हैं, जो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये तो पता चल गया है कि जब भी हम इनमें कुछ ऐड करेंगे तो इनका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब कितना कम होगा यही अब समझने वाली और देखने वाली बात है। तो ऐसे लेते हैं कि हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट है, ऐसा सील पैक, तो या इस सॉल्वेंट को मैं लेता हूँ, ये ए है, तो इनका यहाँ पर वेपर होगा ए, और वेपर के कारण कुछ वेपर प्रेशर भी आएगा इस सरफेस के ऊपर, वो वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के केस में PA0 है। ओके, अब मैं क्या लेता हूँ कि इस सॉल्वेंट में मैंने कोई एक सॉल्यूट मिला दिया। किस टाइप का सॉल्यूट मिलाया है, मैंने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाया है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ऐसे सॉल्यूट जो वोलेटाइल नहीं है, इसे हम बी से डिनोट करेंगे। तो मैंने इस सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी मिला दिया, तो अब इसमें ए के साथ बी भी है, ठीक है। अब ये सॉल्वेंट नहीं रहा, ये एक सॉल्वेंट था प्योर सॉल्वेंट, लेकिन अब ये सॉल्वेंट नहीं रहा, अब ये सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है, इसमें मिला दिया मैंने। अब यहाँ पर जो वेपर बनेंगे वो किन के कारण बनेंगे, सिर्फ ए के कारण ही बनेंगे। क्यों ए के कारण सिर्फ बनेंगे, क्योंकि ये बी तो नॉन वोलेटाइल है, तो इनका वेपर बनकर यहाँ जाना पॉसिबल नहीं है, तो जब ए जो सॉल्वेंट है उनका ही वेपर यहाँ पर मौजूद होगा।
ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा इस केस में वेपर प्रेशर उससे कम होगा, क्योंकि हमने पहले ही देखा है कि कुछ भी अगर हम ऐड कर देते हैं एज अ सॉल्यूट आपने प्योर सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर हमारा एक वेपर प्रेशर होगा जिसे हम कह देते हैं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर PA, क्योंकि सिर्फ ए के कारण ही तो यहाँ पर वेपर प्रेशर बन रहा है। अगर हमारे पास ये भी वॉलेटाइल होता तो यहाँ पर बी भी होते, यहाँ पर वेपर में बी भी होते, और यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होता टोटल सॉल्यूशन का, वो वेपर प्रेशर बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ ए एंड बिकॉज ऑफ बी दोनों ही होते, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक है इसलिए PA ही इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। मैं ऐसा कह सकता हूँ, ऐसे हमने देखा भी था ना, P टोटल इज इक्वल्स टू PA प्लस PB। किस केस में? जब हमारा ए और बी दोनों ही वॉलेटाइल हो। जब हमारा बी नॉन वॉलेटाइल है, सिर्फ ए वॉलेटाइल है, उस वक्त हमारा P टोटल इज इक्वल्स टू PA ओनली, बिकॉज ये ही सिर्फ कंट्रीब्यूट करेंगे वेपर प्रेशर बनाने में सॉल्यूशन के, और बी तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। अब हमारे इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये भी हमने राउल्स लॉ से पढ़ा था। राउल्स लॉ से क्या पढ़ा था कि ये हमारा जो PA है दैट विल बी इक्वल्स टू PA0 XA, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ओके, ये हमने राउल्स लॉ से पढ़ा था। ठीक है, तो क्या पता चल रहा है कि जब हमने इस प्योर सॉल्वेंट में जब मैंने एक सॉल्यूट मिला दिया तब इनका वेपर प्रेशर हो गया है PA। उसके पहले इनके वेपर प्रेशर थे PA0। तो कितना डिक्रीज है वेपर प्रेशर में, लिख सकते हैं ना, रिडक्शन इन वेपर प्रेशर। कितना वेपर प्रेशर में रिडक्शन हुआ है? रिडक्शन इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पहले कितना था? पहले था PA0 और अब हो चुका है PA। यही रिडक्शन है। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? ये रिडक्शन इज इक्वल्स टू, फिर लिख सकता हूँ PA0 माइनस PA को लिख सकता हूँ ऐसे, PA0 XA ऐसे लिख सकते हैं। और इसे अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से तो मैं फिर ऐसे लिख सकता हूँ PA0 PA इज इक्वल्स टू PA0, यहाँ से कॉमन ले लिया 1 माइनस XA, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? अब ये X1 माइनस XA को मैं XB लिख सकता हूँ। क्यों? पहले ही बताया था ना कि ये मोल फ्रैक्शन अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो कितना क्वांटिटी ऑफ A है और कितना क्वांटिटी ऑफ B है, तो XA है और XB है। ये हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B, और इन दोनों को ऐड करूँगा तो यहाँ इक्वल्स टू 1 आता है। तो XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर 1 माइनस XA मतलब क्या होगा? देखिए 1 माइनस XA XB होगा, तो इसकी जगह मैं XB भी लिख सकता हूँ। तो PA0 PA इज इक्वल्स टू PA0 XB। ओके, और PA0 माइनस PA बाई PA0 इज इक्वल्स टू XB। ये जो टर्म है इसे हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये है वेपर प्रेशर कितना लोअर हुआ और कितना ऑलरेडी प्रेजेंट था प्योर सॉल्वेंट में। मतलब प्योर सॉल्वेंट में वेपर प्रेशर कितना था वो ये है, और प्योर सॉल्वेंट से जब ये सॉल्यूशन बना दिया गए तो इनमें वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हुआ, PA0 माइनस PA, इतना डिक्रीज। तो ये हुआ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। ये था सिर्फ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये वाला था कि वेपर प्रेशर कितना लोअर हुआ। तो ये कितना लोअर हुआ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कितना था, ये है ओरिजिनल कितना था। तो कितना लोअर हुआ डिवाइडेड बाय ओरिजिनली कितना था, ये पूरा टर्म अब बन गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एंड दैट इज इक्वल्स टू XB। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इससे हमें ये समझ आ रहा है, आप खुद देखिए और समझिए कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पर डिपेंडेंट है? दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? इट इज इक्वल्स टू XB। मतलब हमारा वेपर प्रेशर कितना कम होगा वो इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा कि मैंने ये हमारा XA कितना था, इस पर डिपेंड कर रहा था कि हमारा XB कितना था। और XB क्या है? XB है क्या? XB इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ लिखा ही है, मैंने सॉल्यूट को B लिया है, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है। दैट मीन्स अगर मैं ज़्यादा सॉल्यूट डालूंगा तो वेपर प्रेशर
ज़्यादा कम होगा, अगर मैं कम सॉल्यूट डालूंगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो हमारा जो वेपर प्रेशर का डिक्रीज़ है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मैंने कितना सॉल्यूट डाला है इनमें। ओके, अब इस एक्स बी को जो मोल फ्रैक्शन है इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, दैट मीन्स ये डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अब ये कहाँ से आ रहा है, ये पूरे बात ही ये मोल फ्रैक्शन जो है हमने जो क्वांटिटेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के जो वीडियो देखे बनाए थे उनमें जो हमने देखा था कि अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन को कैसे हम मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं। उस समय हमने मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, उसके बाद मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इतने सारे कॉन्सेंट्रेशन डिनोट करने के अलग अलग टेक्निक्स पढ़े थे। उनमें से ये एक टेक्निक है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो ये बात मैं यहाँ लिख सकता हूँ, तो ऐसे लिख देता हूँ कि पी ए ज़ीरो माइनस पी ए बाई पी ए ज़ीरो इज इक्वल्स टू एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। यहाँ पर एन ए क्या है और एन बी क्या है, एन ए है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और ये हमारा सॉल्यूट है, सॉरी सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट जो ए है, एंड एन बी क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो हमारा बी है। तो ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन हो गया। यहाँ से साफ साफ समझ आ रहा है कि हमारा जो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का समेशन। तो ये एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है सॉल्यूट का। और नंबर ऑफ मोल्स है क्या, नंबर ऑफ मोल्स मीन्स पार्टिकल्स। एक मोल का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो ये सिर्फ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमारा सॉल्यूट का कितना पार्टिकल इस सॉल्यूशन के भीतर प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा वेपर प्रेशर लोअर होगा। इसे एक अप्रॉक्सीमेशन में लिखा जा सकता है कि अगर हमारा सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, इसका मतलब कि हमने बी को बहुत कम क्वांटिटी में इस सॉल्यूशन में डाला है। अगर हमारा सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है मतलब मैंने बहुत कम चीनी ऐड किया है, बहुत कम सुक्रोज या बहुत कम सॉल्ट या बहुत कम यूरिया ऐड किया उनमें, तो ये बी का क्वांटिटी जो है रिलेटिवली बहुत कम है कंपेयर टू ए। उस केस में मैं डिनोमिनेटर में ये जो एन ए प्लस एन बी है ना, वहाँ से ये एन बी को हटा सकता हूँ। अप्रॉक्सीमेटली इसके कंपैरिजन में इसे जीरो समझ सकता हूँ। ये इतना बड़ा है कि ये छोटे से टर्म को इसको ऐड करने पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा इस पर। सुतरां मैं इसे एन ए प्लस एन बी की जगह सिर्फ एन ए लिख सकता हूँ और एन बी को इसके कंपैरिजन में क्योंकि बहुत छोटा है इसे इग्नोर कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, for dilute solution NB is much smaller than NA and therefore उस केस में हमारा जो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर है that is equals to NB by NA। ये तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में ऐसे। तो ये सारी चीज़ें हम ऐसे ऊपर से यहाँ से देख लिए। अब और एक बार थोड़ा देख लेते हैं कि ये जो नंबर ऑफ़ मोल्स है, यहाँ तो लिखा ही है नंबर ऑफ़ मोल्स। नंबर ऑफ़ मोल्स को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने पहले भी देखा था कि नंबर ऑफ़ मोल्स को लिख सकते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास। मान लीजिए कि एग्जाम्पल से ही बताता हूँ कि मान लीजिए मुझे दिया गया है 180 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, इसे हम पकड़ेंगे WA, ठीक है, और मुझे पता है कि 1 मोल ऑफ वाटर का मास कितना होता है 18 ग्राम। कैसे पता है, ऐसे कि H2O, H के लिए 1 इंटू 2 और O के लिए है 16, दोनों को ऐड करूँगा तो इट इज़ 18, दैट मीन्स 18 ग्राम पर मोल। एक मोल ऑफ वाटर का वेट है 18 ग्राम, तो हमें पता है कि मोलर मास ऑफ दी वाटर कितना है 18 ग्राम पर मोल, ये मोलर मास है, इसे हम MA लेते हैं। तो हमारा कितना नंबर ऑफ़ मोल्स है वाटर का, अगर मेरे पास 180 ग्राम ऑफ वाटर है तो मैं इसे अगर मोल में कन्वर्ट करना चाहूँ कि 180 ग्राम मतलब कितना मोल, तो कैसे समझूंगा,
यूनिटरी मेथड से भी देख सकता हूँ कि 18 ग्राम मतलब है 1 मोल। ओके, तो 1 ग्राम मतलब है 1/18 मोल। तो 180 ग्राम का क्या मतलब है 180/18 मोल, दैट मीन्स इक्वल्स टू 10 मोल। तो बेसिकली मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, ये नंबर ऑफ मोल्स है ना हमारा यहाँ पर, ये नंबर ऑफ मोल्स, मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या किया, मैंने WA डिवाइडेड बाई MA किया है, WA डिवाइडेड बाई MA। डैट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि NA विच इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास WA डिवाइडेड बाई मोलर मास MA। यही तो क्या किया हूँ यहाँ पर, WA मतलब 180 डिवाइडेड बाई मोलर मास 18। तो ये ऐसे। सिमिलरली मैं NB के लिए भी कह सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B या सॉल्यूट इज इक्वल्स टू गिवन वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ऐसा कह सकते हैं ना, और कह सकते हैं तो इस बात को यहाँ पुट भी कर देते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ PA0 माइनस PA/PA0 इज इक्वल्स टू, जस्ट मैं अभी NB के जगह क्या लिखूँगा, WA/MA, सॉरी वो B है ना, तो B लिखना होगा WB/MB डिवाइडेड बाई यहाँ पर WA/MA। इसे अगर थोड़े ऑर्गेनाइज करके लिखूँ तो WB/MB नीचे और इनका WA नीचे और MA ऊपर, ऐसे। तो ये हो गया हमारा और एक एक्सप्रेशन। सारे एक्सप्रेशन सेम है, सब यही डिनोट करे, यहाँ से ही सब आ रहा है। ये था ओरिजिनल कि हमारा रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। नंबर 1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो ये नंबर 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब मैं अगर अप्रॉक्सीमेशन लूँ कि मेरा सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, तो मैं इस टर्म को नेगलेक्ट कर सकता हूँ, फिर हमारा ऐसा बन गया। और मैं जानता हूँ नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, इनका भी गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। तो यही वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँ तो मुझे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू ये मिल जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये डिपेंड्स अपॉन द मोलर मास एंड द गिवन वेट ऑफ द बॉडी। तो ये सारे इतने सारे एक्सप्रेशन हैं, ये सारे एक्सप्रेशन हमें ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल्स करते वक्त ये सब बहुत काम आएंगे। तो चलिए एक न्यूमेरिकल देखकर ही इसे समझते हैं और अच्छे से। तो ये रहा हमारा न्यूमेरिकल, कह रहे हैं कि कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जिनका मोलर मास दिया है। मतलब अगर मैं सॉल्यूट को B पकड़ूं और सॉल्वेंट को A पकड़ूं तो इनका मोलर मास मुझे दिया है MB इज इक्वल्स टू 40 ग्राम पर मोल, ये मुझे दिया है। ठीक है, ये मेरा सॉल्वेंट है और ये हमारा सॉल्यूट है। ठीक है, दिया है विच शुड बी डिजॉल्व इन 140 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। मतलब कि यहाँ पर इनका मोलर मास तो नहीं दिया, लेकिन इनका वेट दिया है, मास दिया है। कितना है ये 140 ग्राम दिया है सॉल्वेंट। ऑक्टेन है, सॉल्वेंट का नाम क्या है ऑक्टेन। ऑक्टेन हमें पता है, अगर हमने हाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है तो इनमें क्या है, ये ऐसे है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक चेन है ऑक्टेन का, इनमें सब हाइड्रोजन लगे रहेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। इसका क्या मतलब है कि हमारा C8 और H18 ये हमारा ऑक्टेन है। ठीक है, तो ऑक्टेन अगर बता दिए हैं, उनका गिवन मास तो दिया है, मुझे मोलर मास निकालना है, मैं निकाल सकता हूँ, ऑब्वियसली निकाल सकता हूँ। कार्बन के लिए मुझे कितना लेना है 12 और हाइड्रोजन के लिए मुझे 1 लेना है, तो इट इज़ एक्चुअली मोलर मास होगा A लिख रहा हूँ क्योंकि हमारा ये सॉल्वेंट है ऑक्टेन। तो मोलर मास इज इक्वल्स टू 12 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 18, ऐसे इसे सॉल्व करिए तो 114 ग्राम पर मोल आ रहा है। तो इनका मोलर मास है 114 ग्राम पर मोल। ओके, मोलर मास यहाँ से निकाल लिया हमने, अच्छी बात है। इनका तो वेट नहीं पता मुझे। अब क्या करें, शुड बी डिजॉल्व इन 140 ग्राम टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर। अच्छा, पूरे न्यूमेरिकल को फिर से एक बार पढ़ते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ
अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट which should be dissolved in 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर बाय 80%। इसका ये मतलब है कि हमारे पास ऑक्टेन है, ठीक है, कितना ऑक्टेन है, 114 ग्राम ऑक्टेन है, ठीक है, ये दिया है। और कह रहा है कि मैं इस ऑक्टेन का तो कुछ वेपर प्रेशर होगा खुद का, वो वेपर प्रेशर मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि वो वेपर प्रेशर है PA0, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इस ऑक्टेन में 114 ग्राम ऑक्टेन में मैं कितना सॉल्यूट मिलाऊंगा, ठीक है, कितना सॉल्यूट का मुझे WB वेट पूछ रहा है कि मैं कितना सॉल्यूट इस 114 ग्राम ऑक्टेन में मिलाऊंगा ताकि इनका जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाए टू 80%। मतलब ये इतना था, अब ये 80% ऑफ इसका होगा। मतलब ये अगर 100% है तो 80% इसका, 80% ऑफ PA0 ये होगा अभी इसका वेपर प्रेशर। लेकिन ऐसा वेपर प्रेशर बनाने के लिए मुझे कितना सॉल्यूट डालना है ये यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर अगर मैं देखूँ तो उनका क्या फॉर्मूला था, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर कि प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर जो है ऐसा PA0 माइनस PA सॉल्यूशन बनने के बाद वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय PA0 एंड दिस इज इक्वल्स टू XB और XB इज इक्वल्स टू NB डिवाइडेड बाय NA प्लस NB, ठीक है, यही सब थे। तो यहाँ से मुझे यही सब पुट करके वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हमें PA नहीं पता, लेकिन हमें ये बता रहे हैं कि जो भी PA था उसका यहाँ पर 80% ऑफ PA हो चुका है, PA0, ओके ना, 80%। तो ऐसा समझ सकते हैं कि अब ये प्रेशर 80% ऑफ ये का क्या मतलब है, 80% मतलब लिख सकते हैं 80/100 इंटू PA0, ठीक है। इसे अगर मैं काट दूं ऐसे ऐसे करके तो ये हो गया 0.8 PA0। तो यहाँ पर ओरिजिनली PA0 था और यहाँ पे सॉल्यूशन के ये सॉल्यूट डालने के कारण अब जो वेपर प्रेशर है वो है 0.8 PA0, ठीक है ना। तो ये वाले की जगह मैं लिखूँगा PA0 और ये वाले की जगह ये किसका वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का, कितना हो चुका है 0.8 PA0, तो माइनस 0.8 PA0 डिवाइडेड बाई PA0, ठीक है ना। ये हो गया हमारा रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कह रहा है थोड़ा समझ लीजिए। और विच शुड बी डिजॉल्व इन 140 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू रिड्यूस इज वेपर प्रेशर टू 80%। पहले वेपर प्रेशर था PA0, अब हो गया है 80% ऑफ PA0, क्योंकि रिड्यूस हो गया 80% में आकर रुका है, रिड्यूस टू 80% है, बाई 80% नहीं है। अगर बाई 80% होता मतलब 80% ख़त्म हो चुका है, बचा कितना है 20%। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि 80% अभी बचा है, रिड्यूस टू 80%, 20% ख़त्म हो गया और 80% है। तो इसलिए 80% ऑफ PA है इनका वेपर प्रेशर, PA0 इनका वेपर प्रेशर। अब 80% ऑफ PA0 मतलब होता है, इसे सॉल्व करके हमने निकाला 0.8 PA0। अब ये वेपर प्रेशर किसका है, इस सॉल्यूशन का। तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये PA की जगह मैं लिखूँगा 0.8 PA0, बाकी सब एज इट इज इक्वल्स टू, अब ये वाली बातें हैं NB बाई NA प्लस NB, ठीक है। इसको अगर सॉल्व कर लूँ तो PA सारे कॉमन है, निकाल के काट दूंगा और ऊपर में होगा, देखिए PA कॉमन ले लेता हूँ, 1 माइनस 0.8। ये आपको पहले से जल्दी से समझ जाना है, तभी मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। ऐसे करके इज इक्वल्स टू, इसे क्या लिख सकता हूँ फिर 0.2 लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू ये वाला NB बाई NA प्लस NB, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे मुझे MA दिया है, WA दिया है, तो मैं NA भी निकाल सकता हूँ, NA इज इक्वल्स टू WA बाई MA। अभी तो थोड़ी देर पहले देखे थे, ये देखिए NA इज इक्वल्स टू WA बाई MA, तो बस वही पुट किया हूँ यहाँ पर। और WA भी हमारा 114 है और MA भी 114, देयरफॉर इट इज़ इक्वल्स टू 1। कैसे, 114 डिवाइडेड बाई 114 इज इक्वल्स टू 1। और इनका कितना WB कितना है वो मुझे नहीं पता, वही तो मुझे निकालने के लिए कहा है कि WB कितना, मैं कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट मैं इनमें ऐड करूँगा
ताकि इनका वेपर प्रेशर PA0 से 80% ऑफ PA0 हो जाए, ठीक है ना। तो वो मुझे नहीं पता, यही मुझे नहीं पता, ठीक है। तो अब मैं इसे लिख सकता हूँ ऐसे करके, 0.2 इज इक्वल्स टू NB। NB को क्या लिख सकते हैं, NB को भी लिख सकते हैं ना ऐसा, WB/MB, तो वही लिखते हैं। इसका मोलर मास तो मुझे पता है, ठीक है, दिया ही था 40 ग्राम पर मोल। तो मैं अभी NB को लिख सकता हूँ WB/MB डिवाइडेड बाई, इसे क्या लिख सकता हूँ, ये ऑलरेडी मैं निकाल के रखा हूँ 1 प्लस ये है WB/ फिर से MB। अब MB का तो वैल्यू दिया है 40, तो मैं 40 से रिप्लेस कर देता हूँ। WB/40 डिवाइडेड बाई 1 प्लस WB/40 इज इक्वल्स टू ये, ठीक है। ये सब हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इसे अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 0.2 प्लस 0.2 WB/40 इज इक्वल्स टू WB/40। क्या किया मैंने, इसे यहाँ पर डालकर मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। तो इसे अगर ऐसे करूँ तो 0.2 इक्वल्स टू, अगर मैं इसको इस साइड लाता हूँ तो ये हो जाएंगे 0.8 WB/40। अब थोड़ा सॉल्व कीजिएगा, आपको पता चलेगा कैसे है। यहाँ से मैं अगर WB को निकालना चाहूँ तो WB इज इक्वल्स टू 40 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 0.8, ओके। इसे काट सकता हूँ 1 और इसे काट सकता हूँ 4 टाइम्स में, और इसे काटूंगा तो 10 टाइम्स इज इक्वल्स टू 10 ग्राम। इसका ये मतलब हुआ कि मैं ये 114 ग्राम ऑक्टेन में 10 ग्राम ऑफ अगर मैं ये सॉल्यूट डाल दूँ तो इनका वेपर प्रेशर जो है, जो पहले था उससे 80% हो जाएगा, उसका 80% हो जाएगा। पहले वेपर प्रेशर अगर PA0 था तो अब वेपर प्रेशर 80% ऑफ PA0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर ये है। देखिए हमने कैसे निकाला, इतने से बातें हमने सिर्फ समझाने के लिए की है, नहीं तो अपना काम सिर्फ इतना था कि यहाँ पर हमें WA MA WA और NA, यहाँ पर भी MA WB और उसका NA निकाल कर ये यहाँ पर पुट करना है इस एक्सप्रेशन पे, यहाँ से यहाँ इस एक्सप्रेशन पे, और सॉल्व करके आंसर निकालना है WB, बस, सॉरी। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं अब सिमिलरली। तो ये बिल्कुल सिमिलर न्यूमेरिकल है। यहाँ कह रहे हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार, प्योर बेंजीन। तो मैं लिख दूंगा PA0। ये प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना है, 0.850 बार। A non-volatile, non-electrolyte solid weighing 0.5 gram when added to 39 gram of benzene, vapor pressure of the solution then is 0.45 bar। इसका मतलब है कि एक नॉन वॉलाटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड ऐड कर दिया गया। ये सॉलिड कौन सॉलिड है, ये सॉलिड वही सॉल्यूट की बात कर रहे हैं कि सॉल्यूट ऐड कर दिया गया है। कितना वेट है सॉल्यूट का, 0.5 ग्राम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ WB डिनोट करता है सॉल्यूट को, तो WB 0.5 ग्राम है, ठीक है। व्हेन एडेड टू 39.0 ग्राम ऑफ बेंजीन, अब बेंजीन का भी वेट दिया है, WA कितना दिया है 39.0 ग्राम, ये बेंजीन का भी वेट दे दिया गया, और बेंजीन का मोलर मास भी दे दिया है। बेंजीन का मोलर मास कितना है, मैं क्योंकि सॉल्वेंट है बेंजीन हमारा तो इसे मैं A से डिनोट करूँगा, MA 78 ग्राम पर मोल, ये भी दिया है। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज देन, जब ये सब चीज़ ऐड कर दिया गया है, मतलब हमारे एक प्योर बेंजीन में जिनका वेपर प्रेशर पहले इतना था, इनमें जब हमने 0.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ऐड किया तब इनका वेपर प्रेशर घटकर कितना हो गया है, अब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है 0.45 ग्राम। तो हमारा PA जो है ये हो गया है 0.845 बार, सॉरी नॉट ग्राम, बार, इतना हो गया। व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ये जो सॉल्यूट हमने ऐड किया है इनका मोलर मास क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है,
ठीक है ना। क्वेश्चन में सिर्फ इतनी सी बातें ही हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन पहले 0.850 बार थे, इनमें जब हमने 0.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ऐड कर दिया है 39 ग्राम ऑफ बेंजीन में, तब इनका वेपर प्रेशर बन गया 0.845, डिक्रीज हो गया। ऑब्वियस सी बात है, डिक्रीज होना ही था, डिक्रीज हो गया। अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि फिर बताइए कि जो हमने सॉल्यूट ऐड किया है उनका मोलर मास कितना है, और ये सब चीज़ दिए गए हैं कि इतना वेट ऑफ बेंजीन में हमने इतना वेट ऑफ सॉल्यूट ऐड किया, और ये मोलर मास ऑफ बेंजीन इतना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा बताइए। जबकि ओरिजिनल प्रेशर ऑफ बेंजीन इतना था वेपर प्रेशर, और सॉल्यूशन बनने के बाद वेपर प्रेशर इतना हो गया। क्या यूज़ करेंगे, वही डिप्रेशन का जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला देखा था, यहाँ पर यही वाले बात यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर भी हमें WA WB MA MB ये सब दिया है और ये सब दिया है, ये वाले यूज़ करेंगे अप्रोक्सीमेशन वाले। ये देखिए ये था हमारा ओरिजिनल वाला, और ये जब अप्रोक्सीमेशन ले रहे थे तो ये NB को हटाकर ये वाला टर्म चूज़ कर रहे थे, डाइल्यूट जब करते हैं तब। तो वो वही वाला यूज़ करेंगे ताकि हमें जल्दी से आंसर मिल जाए। इससे कुछ ज़्यादा एरर नहीं होगा, जस्ट थोड़ा कम ज़्यादा आंसर आ सकता है, लेकिन ये एक ईजी और जल्दी सॉल्व करने का प्रोसेस है। देयरफॉर हम ये डाइल्यूट सोच कर ही, और ऐसे भी आप देखिए कितना कितना क्वांटिटी है, ये डाइल्यूट ही तो बनना चाहिए, क्योंकि 39 ग्राम ऑफ बेंजीन में मैंने सिर्फ हाफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट डाला है। जो भी हमारा सॉल्यूट है वो हाफ ग्राम सिर्फ डाला है, तो ऐसे भी डाइल्यूट सॉल्यूशन ही बनना है, तो इसलिए हम उससे अप्रॉक्सीमेशन को ले सकते हैं। देयरफॉर रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, जिसे हम ऐसे लिखते हैं, इज इक्वल्स टू, होता तो है XB, और XB होता है इक्वल्स टू NB बाई NA प्लस NB, लेकिन इसे अप्रॉक्सीमेशन, क्योंकि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इसे लिख सकते हैं NB बाई NA, ठीक है, क्योंकि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इसलिए लिख लिया। अब हम NB को क्या लिख सकते हैं, NB को लिख सकते हैं WB बाई MB, और ये NB को क्या लिख सकते हैं, WA बाई MA, ठीक है, और ये जैसा है वैसे ही PA0 माइनस PA डिवाइडेड बाई PA0, बस यही वाले को हमें इनमें सारे वैल्यू पुट करने हैं और हमें आराम से अपना MB का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए ये क्या है, 0.850 माइनस 0.845 डिवाइडेड बाई 0.850 इज इक्वल्स टू WB 0.5 ग्राम डिवाइडेड बाई MB नहीं पता, इंटू MA 78 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाई WA 39, ठीक है। इसे आप सॉल्व कीजिए अपने से, कैलकुलेटर यूज़ कीजिए, और इनका आंसर आएगा 170 ग्राम पर मोल, क्योंकि ये मोलर मास है इसलिए ग्राम पर मोल, ये होगा इनका आंसर। देखिए बिल्कुल इजी था, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं। अब हम एक दूसरे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिनका नाम है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या मतलब हो रहा है, ये मतलब हो रहा है कि जब हमारा प्योर सॉल्वेंट है अच्छे से, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट कुछ भी था, मान लेते हैं कि हमारा सॉल्वेंट वाटर है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है, प्योर सॉल्वेंट, प्योर। अब इस सॉल्वेंट में मैंने कुछ सॉल्यूट ऐड कर दिया और अब ये सॉल्यूशन बन चुका है। अब इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो आंसर है इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट विल बी मोर देन दिस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। इनका बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है 110 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। अब ये बॉइलिंग पॉइंट 110 डिग्री सेंटीग्रेड जो होगा, ये इस बात पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करेगा कि मैंने इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए कौन सा सॉल्यूट ऐड किया है, इस बात पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि इस बात पर डिपेंड करेगा कि मैंने इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए कितना सॉल्यूट ऐड किया है। देयरफॉर ये बॉइलिंग पॉइंट भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है।
जैसे कि हमारा वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वैसे ही ये बॉइलिंग पॉइंट भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे, कितना मैंने सॉल्यूट इनमें ऐड किया है, ना कि सॉल्यूट के नेचर के ऊपर कि मैंने कौन सा सॉल्यूट ऐड किया है। ठीक है, ये बात तो हमें समझ आ गई। अब वेपर प्रेशर में तो देखा गया कि प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में जब मैं सॉल्यूट का सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को देखूं तो उनका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में देखा गया कि प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में अगर मैं सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट को देखूं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। अब ये सब बातें क्यों होती है ये सब भी देखेंगे अब। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट का एक अलग नज़रिए से डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन मैं लिखूंगा, उसके पहले आप ये समझ लीजिए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। बॉइलिंग पॉइंट है क्या, एक्चुअली एक टेम्परेचर है, दिस इज अ टेम्परेचर। एक तो टेम्परेचर होगा जो डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में एक्सप्रेस होता है, यही तो बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, तो दिस इज अ टेम्परेचर, ठीक है ना। लेकिन कोई भी टेम्परेचर ना, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है ना, है तो टेम्परेचर, लेकिन इस टेम्परेचर में होता क्या है, वाटर बॉयल होता है। वैसे बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है, और ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर में हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेयर, उसे ही हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। फिर से कह रहा हूँ, देखिए हमें तो ये पता है कि ऐसे अगर मैं इसे सील करके रखूँ इस पे वाटर को, तो एक प्रेशर यहाँ पर वाटर एवापोरेट होगा और यहाँ पर एक प्रेशर बनेगा। वाटर जब एवापोरेट होकर यहाँ आएगा वाटर वेपर, और उस वाटर वेपर के कारण यहाँ पर एक प्रेशर बनेगा इस सरफेस पे, उस प्रेशर को ही हम वेपर प्रेशर कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं। ये अगर इस वेपर प्रेशर के लिए क्या है कि अगर मैं इस वाटर को हीट करूँ तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, हमने पढ़ा था कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस वेपर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस। देयरफॉर अगर मैं इस वाटर को हीट करूँगा तो इनका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता जाएगा ना। ठीक है, और हीट करूँगा तो और इंक्रीज होगा, और हीट करूँगा तो और इंक्रीज होगा, ऐसे इंक्रीज होते होते मैं हीट करता जा रहा हूँ और वेपर प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है। ऐसे वेपर प्रेशर इंक्रीज होते होते एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वेपर प्रेशर विल बिकम इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेयर। ये जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके इक्वल हो जाएगा हमारा वेपर प्रेशर। उस कंडीशन में जो टेम्परेचर होगा, जिस टेम्परेचर में हमारा वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, उस टेम्परेचर को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, फिर से एक बार कहता हूँ शॉर्ट में कि नॉर्मली हमारे वाटर रखा है एक क्लोज कंटेनर में, तो यहाँ पर वाटर के लिए कारण कुछ वेपर्स बन रहे हैं और वो वेपर इस सरफेस के ऊपर एक प्रेशर लगाते हैं जिसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। अब जैसे जैसे इस वाटर के टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है, वेपर है जो इस सरफेस पे प्रेशर लगा रहा है, वो प्रेशर भी धीरे धीरे इंक्रीज होगा। ये हमें पता है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज वेपर प्रेशर विल इंक्रीज। और इंक्रीज करूँगा और इंक्रीज होगा। एक ऐसा टेम्परेचर तो आएगा जिस टेम्परेचर में यहाँ पर वेपर प्रेशर इंक्रीज होते होते 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो गया है। तो जिस टेम्परेचर में हमारा वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो जाएंगे, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर ही हमारा बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेयर, वो उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए, तो मैं ऐसा समझ लेता हूँ कि हमारे वाटर को ही लेता हूँ, वाटर समझने में ईजी है कि हमारे वाटर का एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड में मैं इसे हीट कर रहा हूँ। अभी टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड में यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है दैट इज इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेयर। इसलिए हमारा ये वाटर अभी बॉयल कर रहा है। ठीक है, ये क्या है, प्योर वाटर ये बॉयल कर रहा है। अब देखिए, जैसे इस प्योर वाटर में मैं बाहर से सॉल्यूट डालूंगा, ठीक है, सॉल्यूट, जब मैं इसमें बाहर से सॉल्यूट डालूंगा तो वेपर प्रेशर का क्या हाल होगा। हमने पहले ही पढ़ा है कि जब भी हम बाहर से कुछ सॉल्यूट डालते हैं तो हमारा वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है।
तो जैसे ही मैं इस हाल में 100 डिग्री सेंटीग्रेड में ही जैसे ही मैं बाहर से एक सॉल्यूट डालूंगा, ये वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। वेपर प्रेशर पहले क्या था 1 एटमॉस्फेयर, अब जब मैं सॉलिड डालूंगा तो ऑब्वियसली 1 एटमॉस्फेयर से कुछ कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये पकड़ लेता हूँ 0.95 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। तो क्या इस 0.9 एटमॉस्फेयर में ये सॉल्यूशन क्या बॉयल कर रहा होगा? बिल्कुल नहीं कर रहा होगा, क्योंकि इसे बॉयल करने के लिए क्या चाहिए 1 एटमॉस्फेयर चाहिए। देयरफॉर मुझे टेम्परेचर और थोड़ा इंक्रीज़ करना पड़ेगा, हो सकता है 100 से 110 या 115 डिग्री इंक्रीज तक ले जाना पड़े, तब जाकर यहाँ पर वेपर प्रेशर फिर से 0.95 एटमॉस्फेयर से बढ़कर 1 एटमॉस्फेयर हो जाए। और जब ये 1 एटमॉस्फेयर होगा उस वक्त ये सॉल्यूशन फिर से बॉयल करने लगेगा। तो क्या समझ आ रहा है कि जब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारे प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से हर समय ज़्यादा होगा, इसलिए कहा गया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जबकि जब वेपर प्रेशर हम पढ़ रहे थे तो क्या टर्म यूज़ कर रहे थे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लोअर हो रहा था। और यहाँ पर कंपेयर किसके कंपेरिजन में लोअर हो रहा था? कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, वैसे ही कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। वो क्यों ज़्यादा होता है वो हमने यहाँ पर देखा। फिर से बोल रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि वैसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर में हमारा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो वो टेम्परेचर मान लीजिए है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और इसका मतलब कि मैंने एक टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस टेम्परेचर पे ये प्योर वाटर जो है प्योर है, ये बॉयल कर रहा है और यहाँ पर वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर बन चुका है। जैसे ही मैं इनमें बाहर से सॉल्यूट डालूंगा तो इनका सॉल्यूट डालने से क्या होता है हमने पहले ही पढ़ा, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। तो ये 1 एटमॉस्फेयर के कारण हो सकता है डिक्रीज होकर 0.5 एटमॉस्फेयर हो जाए। अब ये 0.5 एटमॉस्फेयर होने पे हमारा वाटर अब ये सॉल्यूशन अब बॉयल नहीं करेगा। सॉल्यूशन बॉयल तभी करेगा जब ये वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो। तो इसके वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना होगा। तो मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ, मान लेता हूँ मैं 120 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। जैसे ही मैंने टेम्परेचर को 120 डिग्री सेंटीग्रेड किया, हमारा वेपर प्रेशर भी 0.95 से बढ़कर फिर 1 एटमॉस्फेयर हो गया और ये हमारा सॉल्यूशन बॉयल करने लगा। देयरफॉर प्योर सॉल्वेंट का या प्योर वाटर का वेपर बॉइलिंग पॉइंट क्या था? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन वही हमारा सॉल्यूशन जो मैंने बनाया उनका बॉइलिंग पॉइंट हो गया 120 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दिस एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट इज बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ द सॉल्यूट। कितनी बातें हमें समझ आई? अब इसे मैथमेटिकली टर्म्स में देखेंगे कि कितना कैसे ये रिलेटेड है टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, इसका मतलब कि मैंने क्या ऐड किया इस पर डिपेंड नहीं करता, कितना ऐड किया इस पर डिपेंड करता है। तो इसके एक्सप्रेशन को भी देखते हैं। तो ये ऐसे चलता है कि एक ग्राफ बनाकर भी देखता हूँ कि ये हमारा है टेम्परेचर इन केल्विन और ये हमारा है वेपर प्रेशर और ये मान लेता हूँ 1 एटमॉस्फेयर है। तो इतने वेपर प्रेशर पे ही हमारा लिक्विड या सॉल्वेंट जो भी है बॉयल करेगा। तो इनिशियली हमारा टेम्परेचर ऐसा था सॉल्वेंट का और वो बॉयल नहीं कर रहा था। धीरे धीरे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। जैसे ही वेपर प्रेशर इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेयर हो गया, इस टेम्परेचर पे हमारा वाटर या सॉल्वेंट जो है वो बॉयल करने लगा। तो ये था हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, TB0 लिखता हूँ। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ये था, ठीक है, ओके। अब जब इस सॉल्वेंट में मैंने कुछ बाहर से सॉल्यूट ऐड कर दिया तो इनका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ये 1 एटमॉस्फेयर के कारण के बदले मान लीजिए यहाँ आ गया, वेपर प्रेशर डिक्रीज होकर यहाँ आ गया, कम हो गया। अब इस वेपर प्रेशर को मुझे फिर से इंक्रीज़ करना है तो मुझे क्या करना होगा? टेम्परेचर इंक्रीज़ करना होगा। फिर मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा हूँ, वेपर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा हूँ, वेपर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। और जैसे ही वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होकर फिर से 1 एटमॉस्फेयर बन गया, अब हमारा सॉल्यूशन जो है वो बॉयल करने लगा। तो ये जो टेम्परेचर है, अब ये हमारा टेम्परेचर सॉल्यूशन के बॉयल करने का टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये TB0 था प्योर सॉल्वेंट के बॉयल करने का टेम्परेचर, ये लिख देता हूँ, ये है हमारा प्योर सॉल्वेंट। और ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है हमारा सॉल्यूशन,
ठीक है। तो सॉल्वेंट के बॉयल करने का टेम्परेचर था TB0 और सॉल्यूशन के बॉयल करने का टेम्परेचर है TB। इनका जो डिफरेंस है, ऑब्वियसली TB बड़ा है ना TB0 से, इनका जो डिफरेंस है उसे हम कहेंगे डेल TB, मीन्स डिफरेंस इन दी और इंक्रीज इन दी बॉइलिंग पॉइंट। यही है हमारा इंक्रीज इन दी बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन दी बॉइलिंग पॉइंट। ये हमने लिखा ना यहाँ एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, तो डेल TB है हमारा एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। तो ऐसे लिख सकते हैं कि TB0 क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, TB बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और डेल TB इज इक्वल्स टू एक्चुअली TB माइनस TB0, यही होगा डेल TB। और दिस इज इक्वल्स टू क्या है, ये क्या है, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसे कहते हैं हम एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये हो गया। अब फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, कोई भी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ऐसा देखा गया है कि हमारा डेल TB इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ये स्मॉल m क्या होता है, मोलैलिटी होता है, मोलैलिटी। तो डेल TB इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, और अगर इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को मैं हटा दूं तो डेल TB इज इक्वल्स टू KBM। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन, वेयर m इज व्हाट, m इज द मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का क्या क्या डेफिनेशन होता है, m इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखिए ये सारी बातें, ये मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैरिटी, ये सब हमने जो पहले पढ़ा था उसके कंसेप्ट अगर बिल्कुल क्लियर होंगे तभी यहाँ पर जाकर फट से मुझे समझ आएगा कि m का क्या मतलब हो रहा है। m का मतलब हो रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये 1000 ग्राम को हम 1 kg भी लिख सकते हैं, 1 kg। तो ये m का मतलब यही है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ये तो एक नंबर ही होगा ना, एक पार्टिकल्स के नंबर है। 1 मोल होगा मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे किनके, सॉल्यूट के। अगर 2 मोल होगा तो जस्ट इंटू 2 ऑफ सॉल्यूट, मतलब ये एक नंबर है। ओके, तो नंबर ऑफ क्या है, पार्टिकल्स है, या नंबर ऑफ कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स है। तो देख सकते हैं कि हमारा एलिवेशन इन दी बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ मोल्स पे। तो इससे हमको पता चल रहा है कि ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब KB की बात करें तो KB जो यहाँ पे ऑब्वियसली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इनका क्या नाम है, इनका नाम है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, और इसे हम और एक नाम से कह सकते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और इसे एक नाम से कह सकते हैं। ये सारे नाम आपको जानकर रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में या MCQ में या एंट्रेंस एग्ज़ाम में कुछ भी कोई से भी नाम से ये बताए जा सकते हैं। इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये सारे नाम ही KB के हैं। और अब इस KB का यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ KB आप खुद सोच कर थोड़ा बताइए, KB का यूनिट क्या हो सकता है। ये क्या है, ये चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर मतलब केल्विन ही होगा, टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर तो टेम्परेचर ही होता है, तो ये केल्विन डिवाइडेड बाई मोलैलिटी। मोलैलिटी का क्या यूनिट होता है, मोलैलिटी का क्या यूनिट होता है, उसको देखने के लिए यहाँ पर ही देखिए, मोलैलिटी है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1000 ग्राम को मैं 1 kg भी कहता हूँ, मतलब मोलैलिटी का यूनिट है, खुद मोलैलिटी का यूनिट है मोल्स पर kg। ठीक है, मोल्स पर kg। टेम्परेचर इज इक्वल्स टू KB इंटू मोल्स पर kg, देयरफॉर KB इज इक्वल्स टू टेम्परेचर डिवाइडेड बाई मोल्स पर KB। तो ये टेम्परेचर मतलब K डिवाइडेड बाई मोल्स पर kg। इसे अगर ठीक से सजा कर लिखे
तो ऐसे लिख सकते हैं kg और मोल इनवर्स। आप खुद से ट्राई करके देखिए ऐसा हो रहा है कि नहीं। ये हमारा इनका यूनिट है। ओके। और एक बात, ये m जो है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है। इसे थोड़ा और एक्सप्रेस करके लिखते हैं खोलकर। तो m का क्या मतलब है, ये हमने जस्ट वो मोलैलिटी जब पढ़ा था तभी ये सब देखे थे, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी है फिर से देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000, यही होता है हमारा m, मोलैलिटी। ठीक है, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब क्या, NB डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मतलब क्या, WA इंटू 1000। ठीक है, अब ये NB को क्या लिख सकते हैं, थोड़ी देर पहले ही कहीं हमने देखा था ना कि NB को लिख सकते हैं WB बाई MB। देखिए शायद यहीं पर कहीं पर था कि ये देखिए मैं NB को लिख सकता हूँ WB बाई MB। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ये तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल ज़्यादा सॉल्व करेंगे आपको याद होने लगेगी। तो मैं इसे लिख सकता हूँ WB बाई MB। ठीक है, ये WA, नीचे का जो WA था वो WA है और ऊपर में 1000 एंड दिस इज इक्वल्स टू M। ठीक है, तो M इज इक्वल्स टू ये। अब ये पूरे टर्म को मैं यहाँ पर रिप्लेस करूँगा, तो मैं T डेल TB इज इक्वल्स टू KB, तो KB है, बाकी ये M के जगह में पूरा लिखने वाला हूँ। कैसे लिखूँगा, 1000 WB डिवाइडेड बाई MB WA। ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन, फुल एंड फाइनल एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन से ही हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दो एक्सप्रेशन ध्यान रखना है, जस्ट एक ये एक्सप्रेशन और ये एक एक्सप्रेशन। यहाँ पर KB का यूनिट हमने पहले से ही बता दिया है, ये है हमारा। और ये मोलैलिटी का यूनिट देखिए कैसे, यहाँ पर मैंने लिखा था ना मोल पर kg, तो यही तो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर इनका है यूनिट मोल, और मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाई 1000, दैट मीन्स मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। तो ये हो गया हमारा मोल पर kg। ठीक है, अब इनके बेसिस पे हम एक न्यूमेरिकल करके देखेंगे फिर से। तो यहाँ कह रहे हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.2 केल्विन टू 3 केल्विन when 1.8 gram of non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene, the boiling point is raised to 354.11। तो जैसे ही हमने बेंजीन में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, बेंजीन का देखिए बॉइलिंग पॉइंट पहले इतना था, अब इतना हो गया, मतलब इंक्रीज हो गया। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, तो जो सॉल्यूट हमने ऐड किया उनके मोलर मास यहाँ पे हमसे जानना चाह रहे हैं। और KB का वैल्यू दिया है, KB क्या है हमारा, कांस्टेंट है। क्या नाम है इनका, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, ये जो 3-4 नाम बताए थे हमने KB के, ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। उनका यूनिट देखिए केल्विन kg मोल इनवर्स, देखिए यहाँ पे लिखा है ना केल्विन kg मोल इनवर्स। तो मुझे बस यहाँ पर इनका वैल्यू सारे पुट करना है और मुझे आंसर मिल जाएगा। देखिए ये एक्सप्रेशन को मैं यहाँ रखता हूँ हैंडी रखने के लिए। तो और क्या पूछ रहे हैं, क्या क्या दिया है पहले देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज दिस मच, तो हमारा प्योर बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट दिया है, मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि हमें यहाँ पर क्या दिया है, TB0 दिया है। TB0 इज इक्वल्स टू 353.2 K वेन 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट। अच्छा ये देख लेते हैं कि ए का मतलब सॉल्वेंट है और B का मतलब सॉल्यूट है। तो 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे जो W ये जो है ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, मतलब WB है, WB 1.8 ग्राम दिया है। वॉज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन
तो WA भी दिया है 90 ग्राम। दी बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू दिस मच, तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया अब 354.11 kg, इतना बॉइलिंग पॉइंट हो गया। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ये जो सॉल्यूट है मतलब MB, तो इनका मोलर मास ये पूछ रहे हैं। और सॉल्वेंट का मोलर मास वो तो मैं निकाल सकता हूँ। कैसे? सॉल्वेंट है क्या? बेंजीन। बेंजीन मतलब C6H6, तो इनका मोलर मास कैसे निकलेगा? 6 कार्बन के लिए 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन के लिए 1 × 6, हाइड्रोजन के लिए क्या होता है 1 × 6, तो ये हो गया हमारा 72 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 78। सॉरी, ये मोलर मास तो ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे निकाल लिया हूँ मैं, लेकिन ये ज़रूरत नहीं है। बेंजीन का मोलर मास यहाँ पर देखिए WA बोलकर तो कुछ है ही नहीं, तो मुझे ये पता है 1 2 3 4 पता है, और KB पता है, KB भी दिया है, KB इज इक्वल्स टू 2.53 केल्विन kg मोल इनवर्स, ये सारी बातें मुझे पता है। तो मैं इनमें पुट करके देखता हूँ। पहले यहाँ से डेल TB निकाल लेता हूँ। डेल TB इज इक्वल्स टू TB माइनस TB0, तो इनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो 354.11 माइनस 353.25, दिस इज इक्वल्स टू एक्चुअली 0.88 केल्विन। तो हमें KB डेल TB भी पता है, तो जस्ट अब यहाँ पर ये पूरा पुट करना है। डेल TB इज इक्वल्स टू KB 1000 WB बाई MB, जो मुझे निकालना है MB इंटू WA, ठीक है। यहाँ से मैं MB को लिख सकता हूँ, MB को इधर ले आया, बाकी TB को इधर, तो KB इंटू 1000 इंटू WB डिवाइडेड बाई डेल TB इंटू WA। अब सारे के वैल्यू मुझे पुट करने हैं। KB का वैल्यू कितना है 2.53 इंटू 1000 इंटू WB का वैल्यू 1.8 डिवाइडेड बाई डेल TB का वैल्यू 0.88 इंटू WA का वैल्यू 90। अगर इसे सॉल्व करें कैलकुलेटर में, ये आता है 58 ग्राम पर मोल। तो ये हमारा आंसर है। देख सकते सब कुछ गिवन था, जस्ट थोड़ा इसे समझना था और ये एक्सप्रेशन को हमें याद रखना था। अब दूसरे एक न्यूमेरिकल को देखते हैं, सिमिलर टाइप पे ही है। यहाँ पर कह रहे हैं 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को डिजॉल्व किया गया है 1 kg ऑफ वाटर में, ठीक है। इसके कारण टेम्परेचर एट विच बॉयल, ये सॉल्यूशन जो है किस टेम्परेचर में बॉयल होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट, यहाँ वाटर का मतलब ये सॉल्यूशन एट 1.013 बार, इतने प्रेशर में किस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होगा। तो दिया क्या है, KB दिया है 0.52 kg केल्विन kg मोल इनवर्स। ये 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज यहाँ पर हमारा क्या है, सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट को तो हम B से लिखते हैं और सॉल्वेंट को A से लिखते हैं। तो WB दिया है 18 ग्राम, ठीक है। हमें MB भी निकालना होगा, क्योंकि एक्सप्रेशन देखिए यहाँ पर MB ज़रूरत होती है। देखिए ये है हमारा एक्सप्रेशन, या MB भी चाहिए। तो MB इज इक्वल्स टू ग्लूकोज के कारण क्या होता है, ये देखिए C6H12O6, तो इनके लिए होगा 6 × 12 प्लस 12 × 1 प्लस 6 × 16 एटॉमिक मास ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीजन क्या है 16, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर, दिस इक्वल्स टू 180 ग्राम पर मोल। तो हमें ये भी पता चल गया। वाटर का तो वेट पहले से दिया है, WA हमारा A तो सॉल्वेंट है, वाटर इज इक्वल्स टू 1 kg
और मुझे ग्राम में लिखना है तो इट इज़ 1000 ग्राम। ठीक है, तो अब क्या चीज़ की दे रही है, मुझे जस्ट टी बी निकालना है। डेल टी बी इज इक्वल्स टू के बी 1000 डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए एम बी। ठीक है, यहाँ पे के बी दिया है 0.52 इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू बी कितना है 18। बस ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो डब्ल्यू ए है ये केजी में दिया था, मुझे ग्राम में लिखना है। यहाँ पे जितने भी वेट है ना वो सारे ग्राम में होंगे। ये डब्ल्यू बी का वेट भी ग्राम में होगा, डब्ल्यू ए का वेट भी ग्राम में होगा। ये जो मोलर मास है उनका भी ग्राम पर मोल होगा, ना कि केजी पर मोल। ऐसा तो ये सब ध्यान रखना है कि सारे ग्राम में होने चाहिए। यहाँ लिख देता हूँ ऑल मास इन ग्राम। ठीक है, तो डब्ल्यू बी भी हमने लिख लिया। डब्ल्यू बी कितना है यहाँ 18 ग्राम डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए 1000 ग्राम इंटू एम बी हमने यहाँ निकाला है 180 जी। तो इसे अगर सॉल्व करें तो आपका कर देखिएगा ये 0.052 इतना केल्विन आएंगे। तो ये क्या है हमारा चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज हो रहा है वो आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पूछा है कितना बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, एट व्हाट टेम्परेचर द सॉल्यूशन विल बॉयल। वाटर को सॉल्यूशन ही समझिए, यहाँ पर वाटर मतलब सॉल्यूशन की बात कह रहे हैं। कितने टेम्परेचर बॉयल करेंगे, तो नॉर्मली ये जो एटमॉस्फेरिक ये जो प्रेशर है ये 1.013 ये है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो नॉर्मली एट 1.013 बार में प्योर वाटर जो है, प्योर वाटर उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब ही है 373.15 केल्विन। तो ये बॉइलिंग पॉइंट है हमारे प्योर वाटर का। लेकिन सॉल्यूशन बनने के कारण बॉइलिंग पॉइंट कितना से इंक्रीज हो गया, इतने से इंक्रीज हो गया। तो दिस प्लस दिस हो जाएगा हमारे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 0.052 प्लस 373.15। इसे ऐड करो तो 373.202 केल्विन। तो ये है हमारा बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का। ये था हमारा बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर का, जब इनमें ग्लूकोज ऐड नहीं हुआ था। जब हमने इसमें इस 1 kg ऑफ वाटर में 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज ऐड कर दिया तब इनका बॉइलिंग पॉइंट हो गया 373.202 केल्विन। इंक्रीज है ना, तो इसलिए हमने जब भी कोई भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। ओके, थैंक यू।